नमस्कार दोस्तों। आज हमने अपनी एक नई लेक्चर सीरीज शुरू की है और इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। ऑप्शन हमने ऐसे शामिल किए हैं ताकि प्रत्येक ऑप्शन के आधार पर हम जो आपको फैक्ट बताएं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सके। तो प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएं अपनी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो इसे समझ लेते हैं। प्राचीन काल में और मध्यकाल में भारत को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। भारत दुनिया का कारखाना था प्राचीन काल में और मध्यकाल में। 1760 ईस्वी तक पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की जीडीपी का योगदान लगभग 25% था। अर्थात पूरी दुनिया की जो आय थी उस पूरी दुनिया की इनकम में भारत की आय लगभग 25% थी 1760 ईस्वी तक। अर्थात प्राचीन काल में और मध्य काल में भारत की अर्थव्यवस्था एक संपन्न अर्थव्यवस्था थी। यहाँ का की जनता खुशहाल थी, किसान संपन्न था। और किसी दिन आंसर क्वेश्चन के माध्यम से हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का किसान इतना संपन्न कैसे था। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि भारत मध्यकाल और प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के मध्य व्यापार होता था और यह व्यापार स्थल मार्ग से हुआ करता था। उन स्थल मार्गों में से एक स्थल मार्ग था जो भारत को यूरोप से जोड़ता था, उसका नाम है सिल्क रूट या सिल्क मार्ग। सिल्क रूट या सिल्क मार्ग यह भारत चीन होते हुए यूरोप महाद्वीप को जोड़ता था, भारत को यूरोप से। और इसके माध्यम से प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। लेकिन 1453 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। 1453 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण भारत और यूरोप के जो स्थल मार्ग थे वो बाधित हो गए। अर्थात जहां आज तुर्की है यहां पर उस्मानिया साम्राज्य था। उस्मानिया साम्राज्य का टकराव हो जाता है यूरोप महाद्वीप के रोमन साम्राज्य से और इसमें उस्मानिया साम्राज्य की विजय होती है, जिसके फलस्वरूप ये जो स्थल मार्ग थे ये इस उस्मानिया साम्राज्य से ही होते हुए जाते थे, जिसके कारण यूरोप महाद्वीप के सभी स्थल मार्ग 1453 ईस्वी में डिस्टर्ब हो गए। अब यूरोप महाद्वीप के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत पर निर्भर हो गए थे। अब उन्हें क्या करना था कि भारत की जरूरत थी उन्हें। तो 1453 ईस्वी में जब स्थल मार्ग बाधित हो गए तो यूरोप के व्यापारियों ने, यूरोप के शासकों ने अपने नाविकों के माध्यम से समुद्र के रास्ते भारत को खोजना शुरू किया। और इसी प्रक्रिया में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते सबसे पहले भारत पहुंचा। और भारत में कहां पर पहुंचा तो कालीकट, केरल के कालीकट पहुंचा, जिसे कोझिकोड भी कहा जाता था। और यहां पहुंचने में वास्को डी गामा को एक गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद से सहायता मिली। तो इस बात को समझ लेते हैं कि वास्को डी गामा अपने यूरोप महाद्वीप से होते हुए ऐसे अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ केप ऑफ गुड होप होते हुए ऐसे ये एशिया महाद्वीप, यहाँ कहीं भारत है, तो ऐसे यूरोप महाद्वीप से समुद्र के किनारे किनारे अफ्रीका महाद्वीप और ऐसे होते हुए भारत पहुंचा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया था कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है, तो वास्को डी गामा की कब्र केरल में है। कोलंबस, तो भारत को खोजने की प्रक्रिया में एक जो तीसरा ऑप्शन है आपका बार्थोलोम्यू डियाज। तो 1486 ईस्वी में भारत को समुद्र के रास्ते खोजने की प्रक्रिया 1453 ईस्वी से शुरू हो गई और 1486 ईस्वी में यूरोप महाद्वीप का एक नागरिक अफ्रीका महाद्वीप के किनारे होते हुए यहां पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो पहली बार कोई व्यक्ति 1486 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। यहीं से वापस हो जाया करते थे यूरोप महाद्वीप के नाविक या व्यापारी। फिर इसके बाद
1492 ईस्वी में कोलंबस ने भारत को समुद्र मार्ग से खोजना शुरू किया, लेकिन वो ऐसे निकला और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियाई द्वीपों में वो पहुंच गया, अर्थात उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। उसने सोचा पृथ्वी गोल है तो ऐसे घूमते हुए चले जाएंगे और भारत पहुंच जाएंगे, और वो खोजने निकला था भारत को। स्पेन का नागरिक था कोलंबस, और 1492 ईस्वी में वो अमेरिका पहुंच गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया, कैरेबियाई द्वीपों में पहुंच गया, जिसे वेस्ट इंडीज कहा गया। और इसके बाद अल्मीडा। तो सबसे पहले ये जो वास्को डिगामा था ये पुर्तगाली था, तो पुर्तगाली भारत में आए समुद्र के रास्ते, और पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। इसका कार्यकाल था 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया, और इसने भारत से मसाला, सूती कपड़े आदि उत्पाद खरीदे और इन्हें यूरोप में बेचा जाके, तो इसे कुल निवेश का 60 गुना लाभ हुआ। इस बात से यूरोप महाद्वीप के अन्य व्यापारी और शासक प्रेरित हुए समुद्र के रास्ते भारत से व्यापार करने के लिए, और अब भारत में यूरोप महाद्वीप से विभिन्न व्यापारिक कंपनियां आएंगी व्यापार करने के लिए। तो इसमें आपसे पूछा गया कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है, तो समुद्र के रास्ते भारत आया सबसे पहले वास्को डिगामा। ये पुर्तगाल का है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो हमने बताया कि स्पेन का नागरिक था कोलंबस। ये भारत को समुद्र के रास्ते खोजने के लिए निकला, और 1492 ईस्वी में ये कैरेबियाई द्वीपों में पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। पुर्तगाल, वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का नागरिक था, जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट पहुंचा। इसे भारत पहुंचने में गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद ने मदद प्रदान की। अब्दुल मजीद। यूके, तो यूके अर्थात जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल 1599 ईस्वी के आसपास भारत आने वाला अंग्रेज था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल भारत आया, लेकिन ये स्थल मार्ग से आया था। यूएसए, ये जो यूएसए है इसे भी अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना रखा था, और 1776 ईस्वी में यूएसए स्वतंत्र होता है ब्रिटेन की गुलामी से। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि कोलंबस किस देश का था, तो वो स्पेन का था। अगला क्वेश्चन है, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो समझ लेते हैं हम इस बात को। सबसे पहले भारत कौन आया समुद्र के रास्ते? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों में कौन आया? वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा कब आया? 1498 ईस्वी में आया। कहां पर आया? केरल के कालीकट में आया। यहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। वास्को डिगामा यहाँ से सामान खरीद के अपने यूरोप में बेचता है, उसे 60 गुना, जो भी निवेश किया उसका 60 गुना लाभ होता है। वास्को डिगामा से प्रेरित होकर यहाँ की सरकार ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसे एस्टेडो द इंडिया कहते हैं, और इस कंपनी की स्थापना हुई, और ये कंपनी के कुछ कर्मचारी और अधिकारी वास्को डिगामा के नेतृत्व में 1502 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं, और 1503 ईस्वी में वास्को डिगामा ने अपनी इस कंपनी के नेतृत्वकर्ता के रूप में कोचीन को अपना एक हेडक्वार्टर बनाया 1503 ईस्वी में। और इसके बाद पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर बना, अर्थात पुर्तगाली कंपनी का जो पहला गवर्नर बना 1505 ईस्वी में, वो है अल्मीडा। 1505 से 1509 ईस्वी तक। अब इसका मतलब यह है कि पहले पुर्तगाल से एक व्यापारी आया, एक नाविक आया वास्को डिगामा, वो यहाँ आया, उसने सामान खरीद के यूरोप महाद्वीप में बेचा, उसे बहुत लाभ हुआ, इससे वहाँ की सरकार प्रेरित हुई, उस सरकार ने एक कंपनी की स्थापना कर दी। वो कंपनी 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा के साथ भारत आती है। उसने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, और फिर
उस कंपनी ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो और संगठित तरीके से व्यापार करने के लिए पुर्तगाल की सरकार ने अल्मीडा को अपनी कंपनी का, पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बना दिया और ये गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक कार्य करता है। अर्थात पुर्तगाली कंपनी का भारत में जो पहला गवर्नर था वो अल्मीडा था। ये 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक काम करता है। एक क्वेश्चन अल्मीडा से और पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति। तो नीले जल की नीति चलाई थी अल्मीडा ने। ये कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। दर्जनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा। इसने नीले जल की नीति चलाई। ये नीले जल की नीति क्या है? अर्थात अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। हिंद महासागर में उस समय प्राचीन काल से आज तक आधुनिक काल में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, आज भी दुनिया भर के देश यही कोशिश करते हैं कि उनका समुद्र में नियंत्रण हो। जैसे चाइना ने आज दक्षिणी चीन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, अन्य देश उससे परेशान हैं। तो आज भी दुनिया भर के देश सागरों में, महासागरों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये वर्तमान की कोई नई बात नहीं है, ये मध्यकाल, प्राचीन काल से ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि जो समुद्र में राज करेगा वो दुनिया में राज करेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पहले पुर्तगाली गवर्नर ने हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इस पॉलिसी को आगे दूसरा पुर्तगाली गवर्नर और मजबूती से लागू करेगा। इसके तहत यह किया गया कि हिंद महासागर के दो भाग हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अगर कोई पानी वाला जहाज गुजरेगा तो वो परमिशन लेगा पुर्तगालियों से, क्योंकि इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, नीले जल की नीति के तहत। तो वो उनसे टैक्स लेते थे हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले किसी दूसरे देश के जहाजों से। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। इसका कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और इसने क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो आदिल शाही वंश के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फिर इसके बाद अगले पुर्तगाली गवर्नर जो बनेंगे 1529 ईस्वी में, जिनका नाम होगा नीनो डी कुना, वो गोवा को ही अपना हेडक्वार्टर बना लेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और गोवा मुक्त कब होगा पुर्तगालियों से? 1961 में। आजाद हो जाएगा हमारा देश 1947 में, लेकिन पुर्तगाली गोवा पर अपना नियंत्रण छोड़ेंगे 1961 में। सेना के माध्यम से इंडियन आर्मी गोवा को मुक्त कराती है 1961 में। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को हमें थोड़ा सा समझना होगा। कैप्टन हॉकिंस जैसा कि हमने बताया कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा आया, अर्थात इन्होंने संगठित तौर तरीके से अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने भारत से सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए समुद्र के रास्ते। फिर अन्य यूरोपीय देशों ने संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। इसी होड़ में ब्रिटेन पीछे नहीं रहेगा। ब्रिटेन में एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में, ब्रिटेन के लंदन में। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में लंदन में होती है। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासक कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर। तो ये पॉइंट याद रखना, कई बार पूछा जाता है। हाल ही में जो आपका पेट का एग्जाम हुआ 2022 में, 4 शिफ्टों में हुआ, उसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में किसका शासन था? तो मुगल वंश का शासन था। अब 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना कौन करता है? तो ब्रिटेन में मजबूत एक शक्तिशाली कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स। तो मर्चेंट एडवेंचर्स ने अपनी सब्सिडरी कंपनी, अनुषंगी कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर्स ने की 1599 ईस्वी में।
और 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो लंदन में 1599 ईस्वी में हो गई, लेकिन ये कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास एक प्रार्थना पत्र भेजती है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो इस प्रार्थना पत्र को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है, और केवल अधिकार ही नहीं दिया व्यापार करने का, 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान कर दिया, मोनोपोली प्रदान कर दिया। अब ये कंपनी सीधे भारत में नहीं आती है, और इसके संबंध में क्या होता है कि 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को परमिशन तो दे दी, और 1603 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और ब्रिटेन के सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम क्या करते हैं कि 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हाकिंस को मुगल दरबार में भेजा, ताकि कैप्टन हाकिंस मुगल दरबार में जाएं और मुगल बादशाह से परमिशन लें कि हमारी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आपके देश के साथ व्यापार करना चाहती है और वो एक फैक्ट्री बनाना चाहती है, तो मुगल बादशाह इस कंपनी को परमिशन दे दें। तो जेम्स, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत कैप्टन हाकिंस को मुगल दरबार में भेजा, और इस समय मुगल बादशाह जहांगीर था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस जाता है। एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है, ये किस जहाज से गया था? तो हेक्टर नामक जहाज से गया था। तो हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है, और जहांगीर से ये फारसी भाषा में बात करता है। एक अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलते हैं वो फारसी भाषा में बात करता है, किससे? जहांगीर से। फारसी क्या है? फारसी मुगलों की राजभाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मुगलों की राजभाषा थी फारसी। तो मुगलों की राजभाषा में कैप्टन हाकिंस बात करता है, तो इससे कैप्टन हाकिंस से बहुत खुश हो जाता है जहांगीर, और कैप्टन हाकिंस को 400 का मनसब प्रदान कर देता है। 400 का मनसब। मनसब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का दरबार में क्या स्टेटस है, ये उसके मनसब से पता चल जाता है। अर्थात दरबार में एक पद मिल गया, मनसब। 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने प्रदान कर दी। किसे? कैप्टन हाकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि और 400 का मनसब। इससे खुश होकर, क्यों? क्योंकि ये फारसी भाषा में बोल रहा था। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। और जहांगीर से जब ये बात करता है कैप्टन हाकिंस, इसी बीच में ये जहांगीर से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दें। हमारे देश की एक कंपनी सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहती है ताकि वो आपके देश के साथ व्यापार कर सके। और उसने बताया कि हमारे जो सम्राट हैं जेम्स प्रथम, उन्होंने हमें इसी उद्देश्य से भेजा है। तो कैप्टन हाकिंस से खुश हो जाता है जहांगीर और इन्हें फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान कर देता है 1608 ईस्वी में। हालांकि ये फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कुछ तकनीकी कारणों से नहीं खुल पाई। ये फैक्ट्री खोलने की अनुमति तो 1608 ईस्वी में मिल गई, लेकिन सूरत में फैक्ट्री खुली 1613 ईस्वी में। ये चीज ध्यान रखना है। और 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोल ली थी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो कैप्टन हाकिंस आता है और वो परमिशन प्राप्त करता है, और ऐसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने लगती है। और फिर ये क्या करेगी कंपनी? 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ये कंपनी भारत के साथ केवल व्यापार करेगी। और 1757 में जब ये कंपनी देखेगी कि भारत में जो पूरा मुगल साम्राज्य है उसका पतन हो चुका है, वो छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बढ़ चुका है, और भारत के शासक जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों के शासक हैं, वो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, और इनको पराजित करना आसान है। जब ऐसा लगेगा विदेशी कंपनियों को, तो एक एक करके भारतीय शासकों को पराजित करेंगी और अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगी। तो व्यापारिक उद्देश्य से आई कंपनियां भारत में शासन करेंगी। इसका कारण क्या था? हमारी आंतरिक फूट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शायद उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो कैप्टन हाकिंस, ये जो ऑप्शन है, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैप्टन हाकिंस ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आया। इस समय मुगल बादशाह जहांगीर था, और ये हेक्टर नामक जहाज से आया। ये भी आपसे पूछा गया रेलवे में, हेक्टर नामक जहाज से आया।
इसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की है। फिर इसके बाद जेम्स प्रथम ने दूसरे राजदूत को भेजा 1613 ईस्वी में, और ये 1613 ईस्वी में आता है, और इसने पूरे मुगल साम्राज्य में समुद्र तटीय क्षेत्रों में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ये भी याद रखना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसको समझ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। क्यों रॉबर्ट क्लाइव क्यों था? क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पंजाब, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की आई थी, 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार किसी राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, वो राज्य है बंगाल, और किसके नेतृत्व में स्थापित करे? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ये कैप्टन हाकिंस है, ये 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आया। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था, ये भी समझ गए। एलिजाबेथ प्रथम, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शेयर होल्डर थी, ब्रिटेन की महारानी थी, और इन्हीं के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का 15 साल का प्रारंभ में एकाधिकार प्राप्त हुआ, और ये बढ़ाया जाता रहेगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है वास्तविक संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब EIC की स्थापना हुई तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो जैसा कि हमने आपको बताया है, ब्रिटेन की महारानी EIC की स्थापना के दौरान एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। नीनो डी कुन्हा, इसलिए कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था। नीनो डी कुन्हा था। इसने क्या किया था? पुर्तगालियों की राजधानी गोवा को बनाया था। तो ये याद रखना है। तो इसमें EIC की स्थापना हुई तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इस बात को समझ लेते हैं। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की डचों ने, और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति तो 1608 ईस्वी में मिली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से स्थापित नहीं हो पाई थी। ये फैक्ट्री 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। और फ्रांसीसियों ने फ्रेंच की पहली फैक्ट्री 1664 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। मद्रास, अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास पर अपना हेडक्वार्टर बनाया। 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बनाया। चंद्रगिरी के शासक थे जिन्होंने कुछ जमीन दान में दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जहां पर फ्रांसिस डे ने, ये फैक्ट याद रखना है, फ्रांसिस डे एक शहर बसाना शुरू किया, और वो शहर है मद्रास। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मद्रास को किसने बसाया? फ्रांसिस डे ने। कब से बसाना शुरू किया? 1639 ईस्वी में। ये कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक अधिकारी था। तो ये चीज ध्यान रखनी। पांडिचेरी 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी को एक शहर के रूप में बसाना शुरू किया। ये कौन था? फ्रेंच कंपनी का अधिकारी था, फ्रेंच कंपनी। तो ये फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं कि पांडिचेरी को किसने बसाया? फ्रांसीसियों ने बसाया। कौन फ्रांसीसी था? फ्रैंको मार्टिन। कब फ्रांसीसियों ने अपना हेडक्वार्टर पांडिचेरी को बनाया? 1673 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर प्रारंभ में मद्रास को बनाया, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को बनाया। तो इसमें आपसे पूछा गया डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति लागू की? जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, तो इसमें हमारा पहला जो फैक्ट है वो है जॉन मिल्डन हाल भारत आने वाला पहला अंग्रेज। ये 1599 ईस्वी के आसपास आया, और समुद्र के रास्ते नहीं, स्थल मार्ग से आया। स्थल मार्ग, समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हाकिंस था। 1608 ईस्वी में।
कार्नेलिस डी हाउटमैन, भारत आने वाला पहला डच नागरिक, भारत आने वाला पहला डच नागरिक। कार्नेलिस डी हाउटमैन। अकबर, अकबर जब भारत में, अकबर मुगल बादशाह के रूप में शासन कर रहे थे, इनका कार्यकाल है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया अकबर ने। और जब भारत में अकबर शासन कर रहे थे, उसी दौरान 1600 ईस्वी में, 1599 से 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखना है। जहांगीर, जहांगीर का कार्यकाल है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो उस दौरान भारत का शासक कौन था? तो जहांगीर, ये भी याद रखना है। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति लागू की? तो यहाँ एक ऑप्शन लिख लेते हैं, अल्मीडा, वो हम लिखना भूल गए हैं। तो अल्मीडा ने नीले जल की नीति लागू की, नीले जल की नीति। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? डुप्ले। फ्रेंच सत्ता का वास्तविक संस्थापक डुप्ले था। एक पॉइंट यहां से याद रखना है कि 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में फ्रेंच कंपनी की स्थापना होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। कौन करता है फ्रेंच कंपनी की स्थापना? तो लुई फोर्टीन, लुई फोर्टीन यहाँ का राजा था और इसका एक मंत्री था कोलबर्ट। तो 1664 ईस्वी में लुई फोर्टीन शासक था, इसका एक मंत्री था कोलबर्ट। तो लुई फोर्टीन के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की। ये कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना बनाती है, सूरत में। तो फ्रेंच कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां खोलती है? तो सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली, मसूलीपट्टनम। तो ये भी याद रखना है। फ्रैंको मार्टिन, इसने पांडिचेरी को बसाया, पांडिचेरी, क्योंकि फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में अपना हेडक्वार्टर बनाया पांडिचेरी को। फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी को एक नगर के रूप में बसाया और 1673 ईस्वी में इसे हेडक्वार्टर बनाया गया। कोलबर्ट, जैसा कि बता चुके, इसी ने फ्रेंच कंपनी की स्थापना की। फ्रांसिस डे ने मद्रास को एक नगर के रूप में बसाया, ये याद रखना है। तो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था डुप्ले, बहुत शक्तिशाली गवर्नर था। इसके कार्यकाल में फ्रेंच कंपनी, भारत में जितनी विदेशी कंपनियां थी उन सभी विदेशी कंपनियों में अपने आप को सुप्रीम साबित कर लिया था फ्रेंच कंपनी ने डुप्ले के नेतृत्व में। तो ये याद रखना है डुप्ले का नाम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कहां पर हुई? लंदन में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति कब मिली? तो दिसंबर 1600 ईस्वी में अनुमति मिली व्यापार करने की। तीसरा ऑप्शन है 1664 में फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, डच कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अपनी इस आंसर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 9-10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ऐसे ही आंसर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हम आपसे वीडियो कैमरा के माध्यम से मिला करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।